Hello everyone. Today I'm going to discuss or giving a brief lecture on property right of a women. Women's के क्या राइट हैं प्रॉपर्टीज में, किस तरह ये एक्वायर करती हैं, whether they are absolute owner or not. This is all about the women's right on a property we will discuss. आजादी से पहले क्या था, आजादी के बाद किस तरीके इंडिपेंडेंस के आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस what are the situation or a position of women's on property rights we will discuss. Generally I focus on the right of a women in a Hindu joint and occupation property after 2005 amendment. ये जो 2005 की जो अमेंडमेंट हुई थी उसके बाद वुमेन्स के जो राइट हैं, मेरा जनरली फोकस उस पे रहेगा कि क्या राइट चेंज होंगे. बट बिफोर 2005 की अमेंडमेंट के बारे में डिस्कस करने से पहले आई विल गिव यू द ब्रीफ लेक्चर फ्रॉम द एंशिएंट इरा कि विमेंस की क्या पोजीशन थी, किस तरह इवॉल्व हुए और किस तरह उनके जो है राइट्स चेंज राइट्स में रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी गॉट चेंज्ड. आई गिव यू द होल आइडिया. सी, जो हमारा एक हिंदू समाज है, हम जो हिंदू है जिन पे जो बेसिकली आई एम डिस्कसिंग अबाउट द हिंदू विमेन, नॉट अनदर. तो जो हिंदू विमेन, जो हिंदू कल्चर में जो विमेन्स हैं, उनका जो राइट है प्रॉपर्टी में, वो कहाँ किस 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 तरीके से कौन कौन सी प्रॉपर्टी में आपका मिलता है और किस प्रॉपर्टी में जैसे लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट होता है, वो सब ऑल दिस थिंग वी विल डिस्कस. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन. हम जो हिंदू हैं, हिंदू जो है, हम जो है, जैसे बोला जाता है कि लॉ एज अंडरस्टूड बाय द हिंदू इज अ ब्रांच ऑफ अ धर्म. हमारा जो धर्म है वही हमारा हिंदू लॉ है. हम बेसिकली यही मानते हैं. और ये कहाँ कहाँ से ड्राइव हुआ है? सी, जो एंशियंट सोर्सेज हैं हमारे, जहाँ पे कि जी जहाँ पे ये जो डेवलप हुआ है हमारा हिंदू लॉ, उनमें से सबसे पहले श्रुति. श्रुति क्या होती थी कि व्हाट इज हर्ड, जो सुना गया. इट इज बिलीव्ड that the rishis and the munis had reached the height of spirituality where they were revealed the knowledge of the Vedas. मतलब जो ऋषि मुनि जो हैं, जिनको जो है वेदों का बहुत नॉलेज होता था, वो इसके बारे में बताते थे और हम सुनते थे, और वही हमारे लिए हमारा कानून होता था, लॉ होता था. और दूसरा स्मृति. स्मृति मीन व्हाट इज रिमेम्बर्ड. with the smriti a systematic study and the teaching of the Veda started. Many sages from time to time have written down the concept given in a Veda, so it can be said that the smritis are a written memoir of the knowledge of the sages. मतलब स्मृति क्या हुई, जिसको कि याद रखा गया. किसने, और ये क्या होती है? एक सिस्टमेटिक स्टडी होती है. सिस्टमेटिक स्टडी मतलब जो हमारे वेदों के बारे में जो लिखा गया, उनको आगे अप्लाई किया गया, जो टाइम टू टाइम. जैसे हमारा रामायण है, हमारा महाभारत है, वो आगे आगे उनमें जो जैसे गीता है, उनमें जो लिखा गया, वो आगे को स्पिरिचुअल मतलब आगे को प्रोफेस किया गया और उसको याद किया गया और आगे आगे उसको इंटरप्रेट करके अप्लाई किया गया. वहां से भी हमने जो है कुछ पोर्शन जो है लॉ का लिया. अब कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट, ये चीजें ऐसी होती हैं जैसे कि देखिए, most of the work was done only on the existing material given in a smriti. Smriti is the work done to explain a particular smriti is called a commentary. मतलब कुछ लिखा गया है उसके ऊपर अपने व्यू देने, that is the commentary. Digest मतलब a complete illustration, sorry, complete explanation regarding the some law या some topic, whatever existed in Samriti, उसके बारे में complete बताता है. Digest were mainly written after that and incorporated and explained material from the older Samriti. ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कस्टम. मोस्ट जो हमारा हिंदू लॉ है ना, वो मैक्सिमम जो है किस पे आपका रिलाई करता है? कस्टम पे. क्यों? क्योंकि हम जो कस्टम होता क्या है बेसिकली, ये है प्रैक्टिस जो है, जो मतलब फॉलो करते हैं हम, जो बड़े लंबे टाइम से फॉलोड बाय द पीपल ऑल अक्रॉस द कंट्री, और काफी बड़े ग्रुप्स में जो फॉलो की जाती है. इवन स्मृति हैव बीन गिवन अ इंपॉर्टेंस टू द कस्टम. दे हैव हेल्ड कस्टम एज द ट्रांसेंड
transcendent law and have advised the kings to give a decision based on the custom after due religious consultation. मतलब कस्टम एक ये हो गया कि जैसे मैं अब आपको बताऊं, सपोज हाँ हिमाचल प्रदेश में कई जगह जो है अभी भी जैसे एक पत्नी का एक पत्नी के चार मतलब मोर देन वन हस्बैंड होते हैं, जैसे किन्नौर जगह है वहां पे होता है। तो ये उनका कस्टम है। अगर किन्नौर से बाहर की बात की जाए तो ये आपका इट विल बी ट्रीटेड एज अ ऑफेंस, इट इज ऑफेंस because polyandry is not uh, it is an offense under IPC and it is not permissible in any manner, but according to the custom वहां पे है। जैसे कई कस्टम्स में ऐसा होता कि शादी विवाह के लिए कोई मंत्र नहीं पड़ा, सप्तपदी जो हमारे हिंदू मैरिज में जो इसेंशियल है वो मैंडेटरी नहीं होती है, वो जस्ट एक्सचेंजिंग द गार्लैंड, मतलब जो आपकी फूल की माला है उसको एक्सचेंज करेंगे तो उनसे वहीं से शादी मानी जाती है। तो इस तरीके से जो कस्टम्स जो चले आ रहे हैं आपके, वहां से भी जो है कुछ हिंदू लॉ आया हुआ है। दिस इज द ब्रीफ हिस्ट्री कि कहाँ कहाँ से हिंदू लॉ कैसे कैसे। ये तो थे आपके एंशियंट सोर्स, मॉडर्न सोर्सेज। मॉडर्न सोर्सेज में आपके सबसे पहले जो है हमारा जो बेसिक है इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसाइंस, प्रेसिडेंट और लेजिस्लेशन, स्कूल ऑफ हिंदू लॉ एंड, ये जो तीन जो है सोर्सेज हैं आपके, ठीक है। अब जो है स्कूल ऑफ हिंदू लॉ एंड लॉ पीरियड टू द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1919, जो हमारा जो सबसे पहले जो कोडिफाइड लॉ जो हिंदू लॉ आया बेसिकली वो सक्सेशन का, उसमें 1956 से पहले की क्या सिचुएशन थी, जो मेजर पोर्शन जो पूरा प्रॉपरली जो मतलब कंसाइज करके एक इन्होंने एक्ट बनाया वो था हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। उससे पहले की क्या सिचुएशन थी, तब तक जो है हमारा जो हिंदू सक्सेशन हमारा जो सक्सेशन लॉ था वो जनरली कंप्रिहेंसिव नहीं था, आप बोल सकते हो। जैसे इंडियन सक्सेशन एक्ट, आई विल गिव यू द टोटली डिटेल। सी हमारे हिंदू लॉ जो है बेसिकली मिताक्षरा स्कूल और दयाभागा स्कूल है ना, ये इनके ऊपर बेस्ड है। दयाभागा स्कूल इवन नोन एज द बंगाल स्कूल ऑफ अ हिंदू लॉ प्रिवेल्ड मोस्टली इन द बंगाल। मिताक्षरा स्कूल जो प्रिवेल इन द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द इंडिया, और जनरली यही है, मिताक्षरा स्कूल ही हम चलते हैं। जैसे सपोज आई एम फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश, we are governed under the मिताक्षरा law. Both schools differ in two main particulars, namely the law of inheritance and the joint family system. It's a very very important। जो इनहेरिटेंस का जो कंसेप्ट है वो आपका सिर्फ चलता है दयाभागा स्कूल में, बट the concept of joint family system ये चलता है आपका मिताक्षरा लॉ में। मिताक्षरा जो है ना वो आपका बात करता है सर्वाइवरशिप में। यहाँ पे मिताक्षरा स्कूल ने, जैसे मैं आपको ब्रीफ से हिस्ट्री दे देता हूँ, मिताक्षरा में जिस दिन से आपका कोई आपकी फैमिली में नया मेंबर आया तो मेल मेंबर इन बिफोर 2005 मेल और उसके बाद जो मेल फीमेल दोनों, वेदर इट इज सन और डॉटर, जो भी एग्जिस्ट हुआ वो जिस दिन से पैदा हुआ उस दिन से वो उसका प्रॉपर्टी का मालिक हो गया। मतलब कंसेप्ट ऑफ सर्वाइवरशिप इज प्रिवेल्ड इन मिताक्षरा स्कूल। बट इन इफ वी टॉक अबाउट, if we take the example of the Dayavaga school, it's there is situation is totally different, unless until the last holder of the property, who is the last holder of the property, the father, then he has a full and he is the absolute owner and no one can question whether he the way the last holder can alienate the property, unless until the father is living the son has no right on the property. This is the Dayavaga school। जब तक पिता जिंदा है तब तक भाई बेटा नहीं ले सकता है दयाभागा स्कूल के अंडर, जहां जहां दयाभागा स्कूल प्रीवेल्ड है। बट इन मिताक्षरा जिस दिन से वो पैदा हुआ उस दिन से ही हैज द प्रॉपर्टी राइट एंड ही बिकम द कोपार्सन इन द प्रॉपर्टी। दिस इज ऑल अबाउट द, दिस इज द बेसिक डिफरेंस between the Dayavaga school and the Mitakshara school. Now this is the Bombay school of Mitakshara. I will provide you the PDF if you want to go through in it, you can go in the detail। अब देखिए ज्वाइंट इन द फैमिली जो है ना कंसिस्ट जो मिताक्षरा स्कूल में, all person lineage descended from the common ancestor include their wives and unmarried daughter। This is I already discussed this concept earlier। um, there is a titled as a coparcenary titled
a video I have uploaded in my YouTube channel. You can go through it. There is a complete and the detailed discussion about it. देखिए, little bit giving me that let me give you the brief summary of the Honorable Supreme Court has laid down the incident of the Kopasnari. ये है Hardi और Ravi versus Sakuntala Devi and others. Reported in AIR 2000 Supreme Court and 2489, and it is held that the incidents of a co-partnership under the Mitakshara law are first, the lineal male descendant of a person up to the third generation, 3 degree की बात करता है, acquire on a birth ownership, जिस दिन से पैदा हुआ उस दिन से वो मालिक हो गया in the ancestral property of a such person. किस प्रॉपर्टीज में? ancestral में, not in a self acquired. ये इन चीजों का सारा जो है brief detail is given already in the co-partnership titled video. Go through that. Secondly, that such descendant can at any time work out their rights by asking for the partition. बिल्कुल correct. इसके लिए भी एक separate video बनी है. Thirdly, that all the partition, each member has got ownership extending over the entire property conjointly with the rest. ठीक है. Fourthly, that as a result of a such co-ownership, the possession and enjoyment of the property is common. बिल्कुल सही. सीधी सी बात बोल रहा है कि इसमें सबका कॉमन, ऐसा नहीं बोल सकते कि एक पर्टिकुलर पोर्शन में ही हैज द possession and he is the owner for that particular portion. That no alienation of the property is possible unless it is for a necessity. There is a detailed video on this कि कब जो है when the karta and the co-partner and the father has the right to alienate the property, and that the interest of the deceased member lapses on his death to the survivorship. बिल्कुल सही. जिस दिन से आपका इंटरेस्ट ऑफ डिसीज्ड मेंबर लैप्स ऑन हिज डेथ ऑफ द सर्वाइवर्स. बिल्कुल सही. देखिए, दिस इज ऑल अबाउट, ये जो स्टोरी थी ऊपर ना, ये सारी की सारी किसके ऊपर थी? आपकी कोपार्शनरी की. अब ये जो कोपार्शनरी जो है ना, यहाँ पे इसकी सिचुएशन आगे चेंज होती है. क्यों? देखिए क्यों चेंज हुई. द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द कोपार्शनर इज दैट अ फीमेल कैन नॉट बी अ कोपार्शनर अंडर मिताक्षरा स्कूल, है ना. ये लाइन है आपकी, इट्स अ मेन इंपॉर्टेंट लाइन, जिसकी वजह से सारा का सारा आपका 2005 में चेंज हुआ. The most important of the co-partner is that a female cannot be a co-partner under a Mitakshara school. ठीक है. Even a wife though, she is entitled to maintenance out of her husband property and has to that extent an interest in his property, is not her husband's co-partner. यहाँ पे सिर्फ लाइफ वाइफ्स का जो था वो सिर्फ लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट होता था. जैसे कि ये बोले ना, इवन अ वाइफ दो शी इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस आउट ऑफ हर हस्बैंड प्रॉपर्टी एंड हैज टू दैट एक्सटेंट एन इंटरेस्ट इज प्रॉपर्टी इज नॉट हर हस्बैंड्स कोपार्टनर्स. ठीक है. कोपार्टनर सिर्फ हस्बैंड की प्रॉपर्टी पे. मदर इज नॉट अ कोपार्टनर विद हर सन. देख लो, मदर जो कोपार्टनर नहीं था अपने बेटों के साथ. देयर कैन बी no co-partnership in between a mother and a daughter. ना ही mother और daughter के बीच में. While considering the position of a woman in that family, a reference must also go to the concept of a stridhan, stridhana. It can be described thus a property which was given by a father, mother, husband, or by a brother at a time of wedding before nuptial affair and a gift. ये जो भी जो स्त्री धन जो, और उसके पास सिर्फ एक ही चीज होती थी, वो था स्त्री धन. और स्त्री धन क्या? जो कि उसको शादी में दिया गया है उसके माँ बाप भाई या उसके हस्बैंड के द्वारा, सिर्फ वही काउंट होता था उसका. उसके अलावा और कुछ नहीं था. स्त्री धन इज द एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी. देख लो, ओनली द स्त्री धन इज एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी. मीन टू से टोटली ही इम्पार्शियलिटी किसके साथ? डेमंस के साथ. वुमन शी में डिस्पोज ऑफ हेटर, और उसी को वो जो है अपने मतलब किसी को भी दे सकती थी वो अपना स्त्री धन. The position of a female member in the joint Hindu family was
minimal in her nature. She had no independent right and was mostly dependent on the male counterparts of the family. She had no absolute right in the joint family, much less in the coparcenary, wherein she was not every recognized, even recognized. But certain enactment in the pre-independence era did try to change this poor scenario and imported among. देखिए अब जो है कुछ जो ऐसे कानून आए जिन्होंने जो है हिंदू समाज में विमेंस का जो हिंदू समाज की जो औरतों को था या लेडीज का उन्होंने जो समाज में जो उनकी जो पोजीशन थी उसको चेंज किया। तो उसमें से सबसे पहला जो रिफॉर्म था वो था हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट। देखिए उससे पहले क्या थी सती प्रथा। सती प्रथा में भाई अगर अब किसी हिंदू समाज में किसी हिंदू कोई हिंदू अगर हस्बैंड मर जाता है तो उसकी पत्नी को उसके जलती हुई आग में प्रवेश लेना पड़ता है, विच इज रियली अ वेरी वेरी आउटलैंडिश और आई मस्ट से बड़ी क्रूर सी एक प्रथा थी। उसको खत्म हुआ और द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 आया। A Hindu widow cannot remarry under the customary Hindu law. देख लीजिए, but this enactment brought a radical change in the situation and removed the obstacle in the way of marriage. बोलने का मतलब अब तो इस एक्ट आने के बाद जो है वो फिर दोबारा से जो विडो थी वो मैरिज कर सकते थे। फिर उसके बाद आ गया आपका द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। इसमें भी आपका लिटिल बिट थोड़े से राइट क्रिएट किए। क्या राइट किए? दिस एनैक्टमेंट मॉडिफाइड द हिंदू लॉ टू सम एक्सटेंट एंड सेक्शन। इसके कुछ सेक्शन जो है वो थोड़ी सी मतलब और कर दिया कि द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट मेड एप्लीकेबल टू द बिल्स। उसमें से थोड़ी सिचुएशन चेंज हुई, ना कि ज्यादा चेंज हुई। अब उसके बाद आपका जो टीपीए आया, दिस एक्ट supersedes the customary Hindu law as to the transfer of property। जो इसमें जो थोड़ी सी चेंजेस आ गई कि प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर की जाती है। उसके बाद देखो हिंदू इनहेरिटेंस रिमूवल ऑफ डिसेबिलिटी। दिस एक्ट वाज इंटेंडेड टू रिमूव द डिफिकल्टी इन द वे ऑफ हिंदू रिलेटिंग टू द इनहेरिटेंस एंड नेबर। ये थोड़ी सी चेंजेस हैं, इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। ये जो है ना ये इनमें कोई खास चेंजेस नहीं आया वीमेंस के राइट्स में, बस थोड़ा थोड़ा सा। द हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें क्या कर दिया? द एक्ट एमिट्स द सन्स डॉटर, द डॉटर्स डॉटर, the sister and the sister son year next after the father's father and before। ये थोड़ा सा आपका जो लीगल आया है उसमें चेंज आया। द हिंदू द हिंदू women's right to property act, ये आया। इट गेव अ न्यू राइट ऑफ इनहेरिटेंस टू विडोज। देखो इसमें थोड़ा सा चेंज आया। एंड स्ट्राइक एट द रूट ऑफ मिताक्षरा को पर्सनली। क्या हुआ इसमें कि इट गेव अ बेटर राइट टू हिंदू वुमेन इन रिस्पेक्ट ऑफ property but gave her a limited estate which is held by her only during her lifetime and it then reverts back to her husband। मतलब जैसे कि ज्वाइंट इंटू फैमिली प्रॉपर्टी में कोई अगर विडो हो जाती है तो उसका जो है उसकी जो मेंटेनेंस वगैरह जो है वो किसमें, जो ज्वाइंट इंटू फैमिली प्रॉपर्टी है वहां से की जाएगी। और अगर वैसा नहीं होता उसको एक पोर्शन अलॉट कर दिया जाता है और वो मतलब जब तक वो जिंदा है तब तक वो उस पोर्शन के हिसाब से वो जिए कमाए खाए जो भी करे, और बाद में जैसे उसकी डेथ होगी वो रिवर्ट बैक हो जाता है कोपार्टनर्स को। ठीक है। अब आ गया था हिंदू मैरिड वुमेन्स राइट टू सेपरेट रेजिडेंस एंड मेंटेनेंस एक्ट। अब इसके हिसाब से अब देखो टाइटल से ही लग रहा पता कि राइट टू सेपरेट रेजिडेंस एंड मेंटेनेंस। सेपरेट रेजिडेंस भी चलेगा मिलेगा और मेंटेनेंस भी मिलेगा। ये था दिस enactment involved certain rights in a Hindu married women to claim a separate residence and maintenance in given circumstances। वो डिटेल अगर जब जाओगे आप इस एक्ट में तो वहां पे मिल जाएगा। वैसे जाने की कोई जरूरत नहीं है, बस जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन कि कब जो है राइट्स राइट का कब जैसे राइट की किस तरह जो है वीमेंस के राइट जो है जीरो से लेके आपके आगे आगे बढ़ते गए। दीज आर द सम ऑफ द इंस्टांस which show attempt of a lawmaker in the pre-independence era to codify। बट देखिए ये सारी की सारी सिचुएशन कब चेंज होती है आपकी आजादी के बाद। जैसे ही आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये जैसे ही आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 आया उस दिन के बाद इनकी सिचुएशन जो विमेन्स राइट है ये बहुत ही ज्यादा कारगर हो गए और इनको जो है सेक्शन 14 जो है उसके हिसाब से इनको एब्सोल्यूट ओनर बना दिया। आई विल डिस्कस यू। देखिए दिस प्रियम्बल ऑफ द
एन एक्ट, ये सक्सेशन एक्ट बात किसके बारे में करता था? ये सक्सेशन एक्ट बात करता था एन एक्ट टू अमेंड एंड कॉडिफाई द लॉ रिलेटिंग टू द इंटरस्टेट सक्सेशन। ये इंटरस्टेट सक्सेशन की बात करता था आपका। मतलब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली अगर और बताऊं, देयर आर टू थिंग्स, वन इज योर टेस्टामेंट्री सक्सेशन, वन इज योर इंटरस्टेट सक्सेशन। टेस्टामेंट्री सक्सेशन में ऐसा होता है कि आपका देयर इज वन सम काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इट मे बी अ गिफ्ट, इट मे बी अ बिल, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, उसके हिसाब से जो आपकी प्रॉपर्टी डिवॉल्व होती है। बट इन इंटरस्टेट उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है, कोई कुछ नहीं होता है, सिंपली आपकी जो प्रॉपर्टी होती है एज पर द सक्सेशन लॉ। व्हाट इज द सक्सेशन लॉ है? हिंदू सक्सेशन है, उसके हिसाब से ये डिवॉल्व होती है। और ये उसी इंटरस्टेट की, मतलब जब कोई कोई बिल नहीं होती है तो आपकी जो प्रॉपर्टी जो इंटरस्टेट के हिसाब से सक्सीड होती है। अब देखिए, और वही ये बात करता है, और ये इंटरस्टेट के बारे में ही बात करता है कि इंटरस्टेट प्रॉपर्टी जो वो कैसे जो है वो डिवॉल्व होगी। अब इसमें क्या चेंज था? इनेक्टमेंट ब्रॉट सम रेडिकल चेंजेस इन द लॉ ऑफ सक्सेशन विदाउट एबॉलिशिंग द जॉइंट फैमिली। जिसने जॉइंट फैमिली को खत्म किया, पर उसने उसमें चेंज लाया। क्या चेंज लाया वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें it does not interfere with the special right of those who are a member of a Mitakshara Kopashnari. ठीक है, सेक्शन 6 ऑफ एक्ट रिकॉग्नाइज ऑफ द राइट अपॉन द डेथ ऑफ अ कोपाशनर ऑफ सर्टेन ऑफ हिज प्रेफरेंशियल हीयर टू क्लेम एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। सीधी सी बात है, जो आपके हीयर्स हैं वो उसमें प्रॉपर्टी को क्लेम करेंगे। बट देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है। एवरी कोपाशनर इज हेल्ड टू बी इंटाइटल्ड टू द शेयर अपॉन अ पार्टीशन। अ वाइफ कैन नॉट डिमांड, देखो ये जो लाइन जो मैं आगे को पढ़ रहा हूं आपको, ये दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अ वाइफ कैन नॉट डिमांड अ पार्टीशन। वाइफ जो है आपकी पार्टीशन को डिमांड नहीं कर सकती है। बट if a partition does take place, she is entitled to receive a share equal to that of her son and can enjoy the same separately even from her husband. देखो, husband है, let me give the example, suppose husband है, H husband है, उसका एक सन आ गया S1, S, एक डॉटर आ गई D, एक डॉटर आ गई D, एक आ गई वाइफ W। ठीक है, सपोज अब 1956 से पहले की बात करें, एच की जो प्रॉपर्टी है, एच के हैंड में जो प्रॉपर्टी है, जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी जो है, उसका जो राइट था वो सिर्फ किसको था? उस सपोज सन और वाइफ ले लेते हैं, इससे इजी रहेगा। तो उसका जो राइट था वो सिर्फ एक सन को जाना था, ठीक है, या इसका एक और सन होता उसको चला जाता। बट इसके बाद क्या हुआ, डब्ल्यू जो 1956 के बाद जब भी पार्टीशन होगी, जिस दिन ये वाइफ का एक राइट है, वाइफ इज मतलब वाइफ कैन नॉट क्लेम अ पार्टीशन, बट सपोज सन क्लेम अ पार्टीशन, तो इसमें जो एच की जो प्रॉपर्टी है उसमें वाइफ को भी शेयर जाएगा। ये बात करता है। अब Section 6 of the Act provided that the devolution of interest will be by survivorship. However, it also came with a proviso that if such Hindu has left surviving female relative specified in class 1 or a male relative specified in that class who claim through such female relative, his interest shall devolve by a testamentary or intestate succession and not by survivorship. It created the theory of the notional partition, the concept of a notional partition. It's a very, 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 very important, it's very typical, and I must say it need a brief video separately. फिर भी मैं आपको अगर जनरली मैं समझा पाऊँ आपको थोड़ा सा, इसमें क्या होता है। सपोज P इज अ प्रोपोजिटर, इसके पास कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, P की आगे एक वाइफ है W, P की वाइफ W, ठीक है, P का नीचे आ गया सन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है आपका, अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शनरी लॉ, जैसे ही P की डेथ होगी, ये जो P है इसकी जैसे ही P की डेथ होगी, P की डेथ के होने के बाद इसकी प्रॉपर्टी S को कौन सी जाएगी? इसमें इसमें इन दोनों को जो है P और S, ये जो आपका P एंड S है ना, मैं आपको बताता हूँ आराम से, आप देखते जाओ। ये जो P एंड S, P और S जो है
ये इस प्रॉपर्टी का कितना कितना शेयर करेंगे। so, मान लो P इज द फादर ऑफ S एंड P जो है वो W इसकी वाइफ है, S की मदर है, ठीक है। P की जैसे डेथ होगी तो इसको P को जिंदा किया जाएगा, जिंदा किया जाएगा, और फिर उसके बाद जो प्रॉपर्टी है इन दोनों, ये दो को पार्टनर है ना, इसको पार्टनर डिवाइड की जाएगी 1/2। B की कितनी आ गई 1/2, 1/2। तो P और S आपस में कितने शेयर करेंगे 1/2। गॉट इट। P और S आपस में 1/2 वो इसलिए शेयर करेंगे क्योंकि नोशनल पार्टीशन में क्या होता है, जिसकी जो एंसेस्टर जॉइंट इंटू फैमिली प्रॉपर्टी जो है जिसके हैंड में होती है, वो जब उसकी डेथ होती है तो उसको जिंदा किया जाता है, और उसका जो है उसका जो पार्टनर लिविंग पार्टनर है उसके साथ उसका उसका जो शेयर है वो डिवाइड किया जाता है, ठीक है। अब 1/2, ये 2 का पार्टनर, अब 1/2, तो सन, अब देखिए यहाँ पे P के पास कितना पोर्शन रहेगा 1/2। अब मैं P के पास कितना पोर्शन आ गया 1/2। अब देखिए, अब ये जो P का पोर्शन, P जो 1/2 है, P का पोर्शन जो 1/2 है, अब इसका कैसे डिवीजन होगा इस प्रॉपर्टी, ये इनहेरिटेंस के थ्रू जाती है, सक्सेशन के थ्रू जाती है। और सक्सेशन में जो P के जो आगे फर्स्ट क्लास लीगल ईयर होते हैं, जैसे P का अगर ये P इज द फादर ऑफ S, तो इसके फर्स्ट क्लास लीगल ईयर कौन हुए, सन, डॉटर, D फॉर डॉटर मान लो, सन, लेट मी, सन कोमा डॉटर, डॉटर, डॉटर के बाद आपको ना वाइफ, वाइफ और मदर, है ना। दीज आर द फर्स्ट क्लास लीगल ईयर ऑफ द मेल। तो अब देखिए यहाँ पे ना डॉटर है ना मदर है, तो कौन है, वाइफ है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी जो है, अब ये जो 1/2 है, इसके कितने शेयर आगे आगे, कौन कौन बचे हैं, सन और वाइफ, तो कितना आएगा, तो अब इसका 1/4 जाएगा, 1/4 ये गया, दिस पोर्शन विल गो टू सन एंड 1/4 portion will go to wife, sorry, wife। ये होती है आपकी नोशनल पार्टीशन। अगर आपको अगर इफ यू वांट टू discuss it more elaborately, then you can mail me, I will teach you at any time and more detailed। this is called the notional partition, ठीक है। अब आगे चलते हैं। as such section 6 and 8 of this act gave right to the female relative of a Hindu to some extent। थोड़ा सा राइट देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा राइट कैसे दिया जाता है, वो दिया जाता है उसको सक्सेशन में आता है ना, फर्स्ट क्लास लीगल ईयर उसमें आ गया, या आगे कहीं भी, या नियरेस्ट ईयर। बट सेक्शन 14 ऑफ द एक्ट हैज वन ऑफ द पाथ ब्रेकिंग, ये है, दिस इज व्हाट, ये जो है 14 जो है ना आपका, इसने चेंज लाई विमेंस की लाइफ में। बोल दिया, पहले उनका क्या होता था, लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट होता था, ठीक है, जब तक जिंदा है तब तक वो दे हैव नो राइट टू एलिनिएट देयर प्रॉपर्टी। बट सेक्शन 14 बोलता है कि नो, नाउ दे आर एब्सोल्यूट ओनर देयर प्रॉपर्टी। गॉट इट। ये जो है प्रोविजन, और thereby the female Hindu was given the absolute ownership in the property। absolute ownership का क्या मतलब, what is the difference between a life interest and the absolute ownership? लाइफ इंटरेस्ट में जब तक वो जिंदा है, she will enjoy that property, but she has no right to alienate the property, she has no right to, but in case of absolute ownership she can alienate this property the way she wants, acquired before or after the commencement of this act। any movable or immovable property acquired by a female Hindu by inheritance or a partition, देखिए, देख ली कैसे, चाहे वो इनहेरिटेंस से आई हो, चाहे वो प्रॉपर्टी पार्टीशन के थ्रू आई हो, या लीव ऑफ मेंटेनेंस या गिफ्ट के थ्रू आई हो उसको, या ऑन स्किल और इन एनी अदर मैनर वाज इंडल्ज इन द स्कोप, चाहे वो उसने अपने स्किल से अर्न की हो, स्कोप ऑफ दिस सेक्शन द राइट द फीमेल हिंदू वर ट्राई टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय दिस बट, और सुप्रीम कोर्ट की मतलब विमेंस बिकम द एब्सोल्यूट ओनर, जैसे चाहे वो वैसे डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी। V. Tullasamma versus Shesha Reddy reported in the year 1977, Supreme Court held that the Hindu widow is entitled to maintenance out of her deceased husband's estate, irrespective whether that estate may be in the hand of a male issue or a co-partner
she can follow the estate for her right of maintenance, even it is in the hands of a third person having notice of her right. But still it was long way to go that does not recognize the female Hindu as a co-partner. देखो सारी बातें हो गई कि उसके पास जो प्रॉपर्टी है वो एब्सोल्यूट बन जाए, उसका लाइफ इंटरेस्ट वाली वो जो बात जो क्रिएट होता था फॉर द मेंटेनेंस, वो आपकी खत्म हो गई, वो एब्सोल्यूट ऑनर बन गए सेक्शन 14 में, है ना। धीरे धीरे वो 1856 से लेके आज तक जो है देखो धीरे धीरे ये इवॉल्विंग हुई है आपकी विमेंस की राइट की। बट अभी भी जो देखा ना, जस्ट मैंने जब आपको नोशनल पार्टीशन बात की थी तो उसमें जो सन का जो हिस्सा था वो देखिए 1/2, यहाँ देखिए आप कितनी आप मैं ये जो बता रहा था मैं आपको, अब इसी इलस्ट्रेशन में देखिए आप सन के पास कितना आया 1/2 प्लस 1/4, है ना, और मदर के पास रहा 1/4। अब आप देखिए यहाँ पे हु हैज अ मोर, किसके पास ज्यादा है? सन के पास है पूरा, अगर मैं इसको बराबर करूं ये आ जाएगा 3/2 4 3/4 3/4 ही आएगा ना, 4/4 2 3/4। देखिए बीच हु हैज अ मोर पोर्शन, यहाँ पे चौथा हिस्सा आ रहा है और यहाँ पे इसका 3/4 हिस्सा जा रहा है, तो हु हैज अ मोर, सन हैज अ मोर, मतलब अभी भी सिचुएशन आपकी चेंज नहीं हुई, इक्वालिटी नहीं आई, बट कहाँ था पॉइंट, स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। ये आपके जो है स्टेट अमेंडमेंट्स हुई है, द हिंदू सक्सेशन महाराष्ट्र अमेंडमेंट, ये आप गो थ्रू कर सकते हो, ये आपकी आंध्र प्रदेश वगैरह में हुई है, यू कैन गो थ्रू। बट जो मेन जो आपकी जो बोलते हैं ना, जिसको बोलते हैं कि लैंडमार्क इक्वालिटीज जो आई, वो आपकी जो है आफ्टर द देखिए आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ 174th रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन, इस लॉ कमीशन के बाद जो अमेंडमेंट आई वो पाथ ब्रेकिंग थी, दैट वाज द पाथ ब्रेकिंग चेंज, जिसको बोल सकते थे यस लेजिस्लेचर ने कुछ ऐसा काम किया जिससे कि विमेंस के राइट्स जो हैं इक्वल फुटेज, इक्वल फुट किसके साथ, मेल के साथ आए, है ना। इसमें देखिए क्या किया गया, द प्रिंसिपल एक्ट डिड नॉट प्रोवाइड एनी इंडिपेंडेंट राइट टू द डॉटर in respect of the partition and to demand the partition. The daughter would only be able to get a share in the father's share, and the same would arise only on the death of her ancestor. This led to the gender discrimination, and daughter were left out from enjoying the compulsory property, being violated by Article 14 and 15 of the Constitution of India. Realizing the dichotomy and the Gender Discrimination Law Commission of India undertook the study of the provision of Hindu law with regard to the law of inheritance and with regard to the right of the daughter. And apprehension was also raised that whole generation of women contemporary to the passage of this important enactment will lose out all the property right. फिर जो है ना, जो लॉ कमीशन जो है इंडिया का सबमिटेड, इसने 5 मई 2000 को रिपोर्ट सबमिट की, and in respect of property right of women proposed reform under Hindu law. It stated discrimination against a woman is so pervasive that it sometimes surfaces on a bare perusal of the law made by the legislature itself. This is a particular so relation to the law governing the inheritance, succession of the property amongst a member of a joint family. It seems that this discrimination is so deep and systematic that it has placed women at the receiving end. मतलब receiving end का क्या मतलब है कि लास्ट में जाके मिलती है हमको, recognize this the law mission in pursuance of its terms of the reference, which inter alia oblige and empower it to make a recommendation for the removal of anomalies, ambiguities, and inequalities in the law, decided to undertake a study of a certain provision regarding the property right of a Hindu woman under the Hindu Succession Act 1956. The study is aimed suggesting changes to the act to the women get an equal share in the justice. देखिए
ये जो सारी बातें मतलब विमेंस को इक्वल फुटेज में लाने के लिए और इसको ध्यान में रखते हुए 2005 की अमेंडमेंट की लाई गई और राइट ऑफ द डॉटर्स मैरिड एंड बेहतर देखिए जो डॉटर्स का राइट है चाहे वो मैरिड हो गई है चाहे वो अनमैरिड हो गई है। पहले जो क्या बात होती थी जिस दिन से डॉटर मैरिड हुई उसका कुछ भी नहीं रहा वहां पे, पर अब नहीं रहा, अब बात चेंज हो गई है। अब बात होती है चाहे वो मैरिड है चाहे वो अनमैरिड है, both and to bring her to at far par with the son or any male member of a joint Hindu family governed by the Mitakshara law. It equal footage में रख दिया, सीधी सी बात है। It also sought to bring the female line of a descendant at an equal level with the male line, ठीक है, including children of the predeceased daughter of a predeceased daughter. I will give you the मतलब daughter की daughter by the way of the Amendment Act. The daughter of a co-partner has been admitted in a co-partnership and after the commencement of the Amendment Act, the daughter is a co-partner in her own right. The daughter now has the same right and liabilities in the co-partnership property as the son. मतलब जो liability son की थी वही आपकी daughter के, मतलब 2005 के बाद जो है जो liabilities आपके son की होगी वही किसकी होगी, daughters की होगी. This means that the daughter along with the son is liable for a debt of a joint family. मतलब अगर कोई अगर लोन लेके रखा है, कोई भी अगर आपका डेट है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी पे, तो उस पे क्या होगा, डॉटर्स भी लायबल होगी, दे हैव टू पे. द डॉटर इज आल्सो एंटाइटल्ड टू डिस्पोज ऑफ हर शेयर ऑफ कंपैशनेट प्रॉपर्टी और हर इंटरेस्ट देयरऑफ बाय वे ऑफ अ बिल. समझ रहे हो इसकी बात, मतलब शी इज अ, ये सेक्शन 30 बात करता है कि कोई भी कोपार्टनर जो अपनी जॉइंट इंटू फैमिली प्रॉपर्टी जो है सेल कर सकता है. नाउ द डॉटर बिकम द कोपार्टनर, इट मींस शी कैन also dispose of the joint family property by way of will. Simple. There is nothing technicality in this. Technicality सिर्फ इसमें इतनी सी आई कि डॉटर्स को भी क्या बना दिया गया, कोपार्टनर बना दिया गया. किसके साथ, सन के साथ. मतलब जिस दिन से डॉटर्स पैदा होंगी उस दिन से वो भी क्या बन गई, they also become the absolute owner. The statement of object and a reason for amending the principle. इसके ये थोड़ा सा ब्रीफ है, you can go through it. ये बात करता है ना जैसे कि section 6 of that deals with the devolution of interest of a male Hindu in a co-partnership and recognize the rule of a devolution by survivorship among the member of the co-partnership. The retention of the Mitakshara co-partnership, ये member लिख दिया है, हाँ, property without including the female, it means that the female cannot inherit in ancestral property as their male counterparts too. The law by excluding the daughter from participating in the co-partnership ownership not only contribute to her discrimination. पहले देखो ये बात करता है कि डॉटर इनहेरिट ही नहीं कर सकती है आपकी, मतलब जो जब तक अगर सन है वो ही आपका इनहेरिट कर सकता है. नहीं, 2005 के बाद यही तो चेंज किया and contribute to her discrimination on the ground of a gender, but also has led to right of equality guaranteed by the constitution. Having regard having regard to the need of a render social justice of women, the state of Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra have made necessary changes in the law giving equal right to the daughters in Hindu Mitakshara property. The Kerala legislature has enacted in the Kerala Hindu Joint Family System Abolition. These are the some law, you can go through it. यहाँ पे क्या हुआ, it is proposed to remove the discrimination as contained in section 6 of the Hindu succession. 6 पे section 6 जो है ना वो सिंपल सी बात बोलता था कि only the male co-partner can inherit, only the male, but 2005 का सिचुएशन चेंज हो गई by giving equal right to the daughter in Hindu Mitakshara co-partnership. जो Mitakshara co-partnership property है उसमें जो है इनको equal footing. Section 23 of the Act entitled a female here ask for partition in respect of a dwelling house wholly occupied by a joint family until the male here choose to divide their respective share therein. Mean to say partition का right नहीं दिया उनको अभी तक, वो partition नहीं claim कर सकती है. It is also proposed to omit the said sections so as to remove the disability on female here contained. और देखिए it is also proposed, ये propose हुआ है, फिर देखिए आगे क्या हुआ इसमें.
Section 6 of the Amendment Act has an overriding effect so far as the partition of occupation property and succession of interests of a deceased member, male or female, is concerned. It also suppressed all the custom and the usage or a strict law in this regard. The amendment section 6 has an overriding effect so far as the constitution of a co-partner is concerned. The basic concept of the co-partner is that only male member of a joint Hindu family can constitute a co-partner completely, excluding the female member of the. This concept has not been substantially modified with the amendment of section 6. However, although the daughter has been included as a co-partner by way of this amendment, the wife, mother, and widow are still standing in a queue for their admission in the co-partnery. Only the daughters become the co-partner, but वाइफ को co-partner नहीं बनाया, मदर को co-partner नहीं बनाया, ना ही विडो को co-partner बनाया. अगर इनका तो एज पर देयर जैसे कि जो इनहेरिटेंस से इनके पास जो आएगा या एज पर दी मेंटेनेंस इनके पास जो आएगा सिर्फ वही, बट डॉटर्स दे बिकम द co-partner. अब these are the some जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट एंड देयर इफेक्ट्स कि क्या क्या हुए इसमें. जैसे आपका ये गोरी गंदूरी कोटेश्वरम्मा वर्सेस चकीरी यंदी रिपोर्टेड, ये जो सुप्रीम कोर्ट केस का केस है, इसमें ये बोला कि the new section 6 provides for a parity of a right in the compulsory property among male and a female member of a joint Hindu family on and from September 9, 2005. This is very important. No, September 2005. The legislature has now conferred a substantive right in favor of the daughter according to new section 6. The daughter of a co-partner become a co-partner by birth in her own right and a liability in the same manner as the son. The declaration in section 6 that the daughter of the co-partner is entitled to share in the ancestral property and is a co-partner as if she had been a son. ऑनरेबल इसमें आपके देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट की आई है, ये आप यू कैन गो थ्रू इट, आई विल प्रोवाइड यू पीडीएफ. बोलने का मतलब सिर्फ बोलने का मतलब यही है कि डॉटर्स को पर्सनली राइट दे दिए गए और जो राइट सन के होते थे वो ही राइट अब डॉटर्स के भी होंगे. तो आप देखिए इसमें एक मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि it was observed laid down that the amendment that applies all daughter born prior to the no दो and who are alive on the date of comment. देखिए दो बातें बोल रहा है, एक जो 9/9/2005 को के बाद पैदा हुई and who are alive on the date of 9/9/2005. समझ रहे, ये बड़ी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ उन पे एप्लीकेबल है, एक जो 9/9/2005 को के बाद पैदा हुए और जो 9/9/2005 को जिंदा थी डॉटर्स, सिर्फ उन्हीं को एप्लीकेबल. ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे किसी की डेथ सपोज मान लो 8/9/2005 को होगी तो उसके जो आगे को एलआर है वो नहीं क्लेम कर सकते उसमें कोपार्शनरी. समझ रहे, कोपार्शनरी किसकी बनेगी, जो 9/9/2005 को जिंदा है और जो 9/9/2005 के बाद पैदा हुई है. The case of a co-partner who died before Northam would be governed by the pre-amendment, जो पुराना जो सेक्शन है उस हिसाब से उनकी चलेगी. It is only in the case of a co-partner on or after 9/9/2005 that the amendment section 6(3) Act would apply. The provision of the amendment section 6(3) do not and cannot imply upon a curtail of a restrict the right of a daughter born prior to 9/9/2005. Subsection 1 and 2 of amended section 6 and subsection 3 operate in two different fields. The judgment of the Honorable Bombay High Court laid down that the minute details to consider by all the court and has laid down the law in respect of the amendment of 2005. The issue has paved way to many women who are aspiring to assert their right in co-partnership property. It has given a huge relief to the daughters to fight with the discrimination on the ground of gender and their fundamental right of the equality.
होल सोल सिर्फ इसमें बात इतनी सी हुई कि किस तरीके से आपके वीमेंस के राइट आए, किस तरह से उनको कंपल्सनरी बनाया गया, कौन कौन कैसे कैसे उनका लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। इसमें से थोड़ा सा और इलस्ट्रेशन मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द वीमेंस राइट। I will provide you PDF. If there is any correction, then you can message me, mail me. I will accept. हम सब जो हैं, we all are in the stage of learning. Maybe on a some point I may wrong. So you can give me the suggestion.